सू और जॉन का गला काटा गया था। डैना का गला घोंट कर उसे मार दिया गया था और तीनों के सर पर हथौड़े से मारने के भी निशान मिले थे। दीवारों पर खून के निशान थे। जॉन, डैना और सू तीनों की लाशों को बिजली की तारों में लपेटा हुआ था। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है सू शार्प से, जो बहुत खामोश और अपने आप में रहने वाली औरत थी। सू के 5 बच्चे थे। 16 साल का बड़ा बेटा जॉन, 14 साल की बेटी शीला और 12 साल की बेटी टीना। इसके अलावा 2 छोटे बेटे रिक और ग्रेग। सू और इसके हस्बैंड के रिलेशन बहुत टाइम से ख़राब चल रहे थे और ये इसके लिए और इसके बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं थी। इसका हस्बैंड इसे अक्सर मारता था और बहुत बुरा भला कहता था। सू अपने हस्बैंड के इस बिहेवियर से बहुत तंग आ गई थी और फाइनली सू ने अपने हस्बैंड को छोड़ने का फैसला किया। 5 बच्चों के साथ अपने हस्बैंड को छोड़कर अलग हो जाना ये सू के लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन 1980 में इसने अपनी ज़िंदगी का ये फैसला कर ही दिया और अपने बच्चों को लेकर कनेक्टिकट से कैलिफोर्निया के इलाके कैडी चली गई। कैडी जाने की मेन वजह ये भी थी कि वहाँ इसका भाई डॉन रहता था, जो कुछ टाइम के लिए इनकी मदद कर सकता था। सू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सके। ये इसके लिए और इसकी फैमिली के लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। बहुत सा मुश्किल टाइम निकालने के बाद सू और इसके बच्चे अब इस काबिल हो गए थे कि उन्होंने कैडी की एक गांव टाइप कम्युनिटी सीरिया निवाडा में एक कैबिन यानी कि लकड़ी से बना हुआ घर रेंट पर ले लिया। 11 अप्रैल 1981। इस रात सू की बेटी शीला ने इसी गली के कॉर्नर पर मौजूद एक और कैबिन में सोने का फैसला किया। यहाँ एक फैमिली रहती थी जिसका नाम था सीबोल्ड फैमिली और शीला के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इस फैमिली में इसकी हम उम्र भी मौजूद थी। शीला तो सीबोल्ड फैमिली के कैबिन में चली गई और सू अपने 3 बच्चों रिक, ग्रेग और टीना के साथ कैबिन नंबर 28 में ही थी। कुछ ही देर बाद सू का बड़ा बेटा जॉन और डैना भी यहाँ आ गए थे। अगली सुबह 12 अप्रैल 1981 7 बजे के करीब शीला उठी और अपनी माँ के पास जाने के लिए तैयार हुई और जब वो वहाँ पहुँची तो खौफ से इसकी आंखें बाहर आ गईं। इसकी माँ सू, इसका भाई जॉन और जॉन का दोस्त डैना तीनों मर चुके थे। इसकी छोटी बहन टीना का कोई नामो निशान नहीं था और हैरत की बात तो ये थी कि इसके 2 छोटे भाई रिक, ग्रेग और उनका दोस्त जस्टिन स्मार्ट अपने रूम में ऐसे सो रहे थे जैसे बाहर कुछ हुआ ही नहीं। क्राइम सीन बहुत खौफनाक था। दीवारों पर खून के निशान थे। जॉन, डैना और सू तीनों की लाशों को बिजली की तारों में लपेटा हुआ था। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर्स को क्राइम सीन से एक आम मुड़ा हुआ चाकू, एक बुच्चर नाइफ और हथौड़ा भी मिला था और ये सब कुछ खून से भरा हुआ था। मुड़े हुए चाकू से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि कत्ल करने वाले ने इन पर कितनी जोर से हमले किए थे। सू और जॉन का गला काटा गया था। डैना का गला घोंट कर उसे मार दिया गया था और तीनों के सर पर हथौड़े से मारने के भी निशान मिले थे। कैबिन की सीढ़ियों की रेलिंग पर भी अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स मिले थे। टेलीफोन की तार खींचकर उतार दी गई थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली। जस्टिन स्मार्ट, जो उस रात कत्ल नहीं हुआ था, यानी रिक और ग्रेग का दोस्त, उसकी माँ ने बताया कि उसे अपने बेसमेंट से खून से भरी हुई एक जैकेट मिली थी जो शायद सू की बेटी टीना की थी और उसके मुताबिक उसने पुलिस को इसके बारे में बताया था, लेकिन पुलिस इससे कोई सुराग नहीं लगा पाई। दोस्तों, मैरिलिन और मार्टिन स्मार्ट ये दोनों जस्टिन स्मार्ट के पेरेंट्स हैं जो उस रात कत्ल नहीं हुआ था। मार्टिन ने पुलिस को बताया कि उनके घर से हथौड़ा गायब था और शायद मर्डरर ने यही हथौड़ा इन तीनों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया था। मार्टिन पुलिस को कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे रहा था ताकि पुलिस को इस पर शक न हो। पुलिस ने उस इलाके में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया। जब पुलिस ने सीबोल्ड फैमिली का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि उस रात उन्होंने सू के कैबिन के बाहर एक ग्रीन वैन देखी थी और कुछ लोगों ने बताया कि वैन का कलर ब्राउन था। अब क्योंकि कत्ल के दौरान ग्रेग, रिक और जस्टिन इन तीनों में से किसी ने कुछ नहीं देखा था तो पुलिस के पास कोई आई विटनेस भी मौजूद नहीं था, लेकिन जस्टिन स्मार्ट यानी मार्टिन और मैरिलिन का बेटा
पुलिस ने एक स्पेशलिस्ट के जरिए इसको हिप्नोटाइज करवाया कि शायद इसने कुछ देखा हो और उसे याद आ जाए, और ये टेक्निक काम कर गई। उसने बताया कि वो रिक और ग्रेग के साथ टीवी देख रहा था कि उसे बाहर शोर की आवाजें आई। वो रूम के दरवाजे की तरफ आया तो उसने देखा कि सू के साथ 2 आदमी थे। एक आदमी की मूछें और लंबे बाल थे और दूसरे आदमी की क्लीन शेव और छोटे बाल थे। दोनों ने ग्लासेस भी पहन रखे थे। एक की हाइट 6 फीट थी और इसके बालों का कलर ब्लैक था, जबकि दूसरे शख्स की हाइट 5 फुट 7 इंच थी। जस्टिन के मुताबिक इसी दौरान जॉन और इसका दोस्त डैना भी आए और इन दोनों आदमियों से लड़ना शुरू कर दिया। लड़ाई के दौरान टीना इनके रूम की तरफ भागी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उनमें से एक आदमी आया और वो टीना को उठाकर अपने साथ ले गए। पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स की रिसर्च के बावजूद टीना का कोई सुराग नहीं मिला था। टीना का केस FBI तक पहुंच चुका था। उन्होंने डॉग रिसर्च और हेलीकॉप्टर की रिसर्च भी की, लेकिन टीना नहीं मिली। 3 साल गुजर गए। 22 अप्रैल 1984 पुलिस को एक अननोन नंबर से कॉल आई और उस शख्स ने पुलिस को हिंट दिया कि आपको फलां जगह पर टीना की लाश मिल सकती है। इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पर पहुंचे और उन्हें वहां पर एक खोपड़ी मिली। इसके अलावा एक कंबल, नायलॉन की ब्लू जैकेट, एक लीवाइस जीन और सर्जिकल टेप। ये जगह क्राइम सीन से 50 मील दूर थी और ये खोपड़ी टीना की ही थी। जिसने भी ये सब कुछ बताया था शायद वही कातिल था और अब उसे गिल्टी फील हो रहा था और इसलिए उसने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी थी। दोस्तों, अब उनकी बात करते हैं जिन पर पुलिस को शक था। मार्टिन स्मार्ट और बो बोबेडी। मार्टिन स्मार्ट यानी कि जस्टिन स्मार्ट का बाप और बो बोबेडी इसका रूममेट था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मार्टिन और उसकी वाइफ मैरलिन में ज्यादा बनती नहीं थी और सू मैरलिन की कोचिंग कर रही थी, क्योंकि सू भी ऐसे ही हस्बैंड से छुटकारा पाकर आई थी। मार्टिन को जब इस बात का पता चला कि सू उसके और उसकी बीवी के दरमियान आ रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया। मार्टिन तीनों कत्ल अकेला तो नहीं कर सकता था, इसलिए पुलिस को उसके रूममेट बो बोबेडी पर बहुत शक था। मार्टिन पर शक काफी मजबूत था क्योंकि उस रात उसका बेटा जस्टिन स्मार्ट वहीं पर मौजूद था और वो सही सलामत बच गया था। इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी पुलिस ने मार्टिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 2001 में डैना के बाप, जो कि जॉन का दोस्त था और उसी रात मारा गया था, उसके बाप ने बताया कि पुलिस ने सारा केस खुद खराब किया था क्योंकि उस टाइम का शेरिफ मार्टिन का बहुत करीबी दोस्त था। सालों साल गुजर गए। फिर 2013 में एक शेरिफ हैगवुड और इन्वेस्टिगेटर माइक गैम्बर्ग ने ये केस दोबारा ओपन किया और बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हुई। इन्वेस्टिगेटर माइक गैम्बर्ग को पुलिस फाइल्स में से एक लेटर मिला जो मार्टिन ने अपनी बीवी मैरलिन को लिखा था। इस लेटर में ये लिखा था, मैंने तुम्हारे प्यार की कीमत अदा कर दी और इस बार 3 लोगों की जिंदगियों से। ग्रेट, अब तुम मुझसे और क्या चाहती हो? ये अब तक का सबसे बड़ा एविडेंस था। इससे साफ साफ जाहिर था कि ये तीनों कत्ल मार्टिन ने ही किए थे और पुलिस इतने सालों से ये सब छुपा रही थी। शेरिफ हैगवुड को रिनो निवाडा में मार्टिन का थेरेपिस्ट भी मिला जिसने बताया कि मार्टिन ने इन तीनों मर्डर्स का खुद इकरार किया था और पुलिस को उसने ये बात बताई भी थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, अब इन एविडेंस का कोई फायदा नहीं था क्योंकि मार्टिन और उसका दोस्त बो बोबेडी दोनों ऑलरेडी मर चुके थे। सू की बेटी शीला इन्वेस्टिगेटर्स से बहुत खुश थी कि उन्होंने केस पर इतना काम किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सारे कत्ल वाकई मार्टिन ने किए थे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।